तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? उसने फिक्रमंदी से पूछा। ठीक हूँ, कहकर आंखें बंद करना चाही। जन्नत ने दोबारा से कंधा हिलाकर जगाया। वह बमुश्किल बेदार होकर उसे देखने लगा। मेरे ख्याल से हॉस्पिटल चलना चाहिए। वो नीम गनूदगी के आलम में उसकी आंखों में अपने लिए खौफ, फिक्र और इज़्तिराब देख सकता था। उसकी जरूरत नहीं, जरूरत है। परेशान होकर उसका मोबाइल उठा लिया। हाथ कब कपा रहे थे, फारिस ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। जन्नत, मैं ठीक हूँ। तुमसे बात नहीं की जा रही, वो रो देने को थी। मैंने मेडिसिन ली है, खतरा नहीं है, अब बेहतर हूँ। बमुश्किल कहकर उसे तसल्ली देना चाहिए। इस ख्याल से कि वो उसकी वजह से परेशान हो रही थी, वो खुद भी बेचैन हुआ था। सुबह तक ठीक हो जाऊंगा, उसने कहा, मगर जन्नत के इस्तराब में कमी नहीं आई थी। तुम ऑटो इंजेक्टर इस्तेमाल कर लो, वो अपनी कहे जा रही थी। पिछली बार वो मौत के मुंह में जाते जाते बमुश्किल बचा था, उसकी परेशानी बचा थी। मैं हॉस्पिटल गया था, उसने गहरी सांस लेकर बताया। ख्याल था कि उसकी परेशानी कम होगी, मगर वो आंखों में सदमा लिए उसे देखकर रह गई थी। वो इतनी तकलीफ में था और उसने बताया तक नहीं। खामोशी से घर आ गया और जगाया तक नहीं। वो आंखों में मुबहम से नमी लिए अपनी जगह बैठी रह गई थी। एपिपिन रखा है, अगर दोबारा हालत खराब हुई तो। उसने ऑटो इंजेक्टर की तरफ इशारा किया, ये जाने बगैर कि इस वक्त वो किसी भी बात से मुतमईन होने के बजाय मजीद अजियतों में घिर गई थी। अपने असाब पर काबू पाते हुए जन्नत ने गहरी सांस ली, हर तरह के मनफी ख्याल को झटक दिया और अपनी इस कैफियत से बाहर निकल आई। तुम्हें अपना प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। अब वो ऑटो इंजेक्टर हाथ में लिए उसकी तरफ रुख किए कालीन पर आलती पालती मारे बैठी थी। मोहतात होकर, इसकी परवाह ना करने का तहिया करके, उसकी तकलीफ में मुब्तला होकर। मुझे ये विरासत में मिला है अपने दादा से। फारिस की आंखें बंद थीं। वो किस कदर कोशिश से खुद को बेदार रखे हुए था ताकि वो परेशान न हो। ओ, जन्नत के लब गोल हुए। तो तुम्हारे किसी और फैमिली मेंबर को नहीं है? मेरा मतलब है तुम्हारे वालिद, या फिर लम्हे भर को रुकी तुम्हारे भाई को? इस अरसे में जब पहली बार जन्नत कमाल ने उसके भाई का जिक्र किया था। नहीं, सिर्फ मुझे, खांसते हुए जवाब दिया। तुम्हें काफी मुश्किल होती होगी ऐसी खुली या साफ सुथरी फिजा में भी हर वक्त अलर्ट होकर रहना। इस पर फिर से गनोदगी छाने लगी। मगर वो इसके लिए बेदार होना चाहता था। तुमने खाना खा लिया था? हाँ, वो ऑटो इंजेक्टर पर लगे स्टिकर को खुरच रही थी। मम्मी से बात हुई थी? हाँ, वो ठीक है, जवाब देकर उसकी जानिब देखा। फिर खामोशी, मजीद खामोशी। फारिस की आंखें मुकम्मल बंद हो चुकी थीं। वह घुटनों पर ठोड़ी टिकाए उसे देखे गई। बाहर बिजली चमकी तो खिड़कियों की तरफ गर्दन मोड़ी, शीशों पर बूंदें उभरती और फिसलती जा रही थीं। हवाएं यकायक तेज हुई थीं, रोशनियों में नहाया हुआ शहर यकायक धुंधला हुआ था। मम्मी मुझे कब लेने आ रही हैं? मध्यम सी बड़बड़ाहट नुमा आवाज समाज से टकराई। जन्नत अपनी जगह थम गई। मुड़कर हैरत से फारिस को देखा, चौंक के घुटनों के बल ऊपर हुई। क्या कह रहे हो? चेहरे पर झुककर पूछा। मम्मी, वो हमाद को नहीं छोड़ सकती, इसलिए नहीं आती। बंद आंखों के साथ वो फिर बड़बड़ाया। जन्नत की धड़कन तेज हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर उसे जगाना चाहा, फिर रुक गई। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? अगर मैं ना गया तो वो मुझे मार देंगे, वो कह रहा था। कौन? आजम शेराजी। जन्नत का दिल रुका, सांसें थम गईं। वो ख्वाब देख रहा था, यकीनन किसी गैर हकीकी सिचुएशन में फंस गया था। उसके अलावा वो और कुछ नहीं सोच सकती थी, कुछ नहीं कह सकती थी। वो मुझे मार देंगे। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। जन्नत ने बेसाख्ता उसके हाथ को अपने हाथों में ले लिया। वो मुझे मार देंगे, फारिस नरमी से पुकारा। वो मुझे मार देंगे, फारिस। वो मुझे। जन्नत ने उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। आंखें खुल गईं, हवास कुछ बेतार हुए। वो नीम आंखों से उसकी शक्ल देखकर रुहासा हुआ। जन्नत, प्लीज मुझे सोने दो, प्लीज। जन्नत ने हाथ हटा लिए, खुद भी पीछे हट गई। कालीन पर दो जानू बैठी वो उसे देख रही थी। तब तक उसे देखती रही जब तक वो पूरी तरह से सो नहीं गया। हमाद, आजम शेराजी। वो उठकर वॉशरूम में गई, ठंडे पानी के छपाके चेहरे पर मारे। वॉश बेसिन पर हाथ जमाए वो कितनी ही देर तक खड़ी रही। उसकी धड़कन मामूल से हटकर थी। आईने में खुद को देखा तो कप में बाथ टब पर रखे कपड़ों पर निगाह पड़ी। जीन्स, शर्ट, स्वेटर, कोट सभी भीगे हुए थे। उसने उठाकर देखा, इतनी शदीद बारिश में आखिर वो कहाँ गया था। उसने कोट की जेबें टटोल ली तो एक कीचेन हाथ में आ गई। उसका सिरा टूटा हुआ था, तीन जाड़ियां जुड़ी हुई थी।
स्याह रंग का एक मोबाइल फोन था, महंगा मगर 3-4 साल कदीम मॉडल। स्क्रीन पर क्रैक थे। उसने वो चीजें जैसी थीं वैसी रख दी। गहरी सांस लेकर एक बार फिर उसके पास आकर खड़ी हो गई। नींद की हालत में उसका दाहिना हाथ गर्दन तक आया, जिल्द पर जैसे जिस जगह रैशेस थे शायद वहां खारिश हो रही थी। जन्नत ने फारिस का हाथ पकड़ा। शर्ट और स्वेटर के ऊपरी बटन खोलकर उसने गर्दन और सीने पर जहां जहां सुर्ख निशान देखे क्रीम लगाई। एक बार फिर उसे बहुत फिक्रमंदी से देखा। आंखों में अब के अजीब सा तासुर उभरा। खुश्क लबों को तर्क करते हुए वो उसका हाथ अपने हाथों में लिए बैठी रही। वो नींद में भी काफी से ज्यादा बेचैन था। गर्दन को जुम्बिश देते हुए हर बार उसके चेहरे पर तकलीफ दे तासुरात उभर आते थे। पेशानी पसीने से तरबतर हो जाती और सांसें और हमवार होने लगती थी। वो सारी रात जन्नत ने परेशानी के आलम में उसके पास कालीन पर बैठकर आंखों में गुजार दी। सुबह की नमाज के बाद जब उसकी हरारत कुछ कम हुई और वो नींद में भी कुछ पुरसुकून हुआ तो उसकी जान में जान आ गई। तकिया और कंफर्टर उठाकर उसके बराबर नीचे कालीन पर सोई तो फिर दोपहर के 2:30 बजे ही आंख खुली। नींद खुली आंखों से वो मेज को देखती यही सोचती रही कि वो कालीन पर क्या कर रही है। और जैसे ही फारिस को ख्याल आया घबरा कर उठकर बैठ गई। वो सोफे पर उसकी तरफ रुक के लेटा था। एक कुशन सर के नीचे, दूसरा टांगों में फंसा था। कंफर्टर आधा सोफे पर तो आधा नीचे गिरा हुआ था। वो आरामदेह हालत में बाजू मोड़कर सर के नीचे रखे जाने कब से ही उसे ही देख रहा था। उसके एहसास से, जज्बात से, आंखों के तासुर और तासुरात की हिकायतों से मुकम्मल बेखबर वो घुटनों के बल ऊपर हुई हवाइयां उड़ी हुई थीं। तुम ठीक हो? अंदाज ऐसा था जैसे अगर उसने ना कहा तो वो वहीं फौत हो जाएगी। खामोशी। फारिस घबरा कर आंखों के सामने हाथ हिलाया, फिर उसकी पेशानी पर ठंडा हाथ रखा। हरारत तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब ठीक हूँ, उसने कहा। आवाज भारी, गंभीर और बेइंतहा गहरी थी। जन्नत ने बेइख्तियार सुख भरी सांस ली, फिर उसे खुशमगी निगाहों से घूरा। तुमने मुझे बताया नहीं, कल रात तुम्हारी बिल्लियों के साथ मीटिंग थी। फारिस के लबों पर तबस्सुम बिखर गया। आंखों की नमी कुछ और बढ़ गई। तुम क्या करती? तुम्हारे साथ जाती और क्या, जलकर बोली। पर खुदा, उसने बिल्लियों से कतई ताल्लुक कर लिया था, मगर शौहर नामदार को हर दूसरे तीसरे हफ्ते फिर भी एलर्जी हो जाती थी। फायदा बिल्लियों से दूर रहने का। वो कालीन पर थी और सोफे पर कोहनी टिकाए इंतहाई संजीदगी और कुछ बरहमी से उसे देख रही थी। फारिस ने हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर फिसलती लट को कान के पीछे कर दिया। तुम कैसी हो? मुझे क्या होना है? शान ने बेनियाजी से कहा। काफी परेशान थी तुम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो सिर्फ आंटी की फिक्र हो रही है, जिन्हें तुम जैसा लापरवाह और नालायक बेटा मिला है। यही नालायक शिराजी इंटरप्राइजेज का सीईओ है। वो उठकर बैठ गया। निगाहें सेंट्रल टेबल पर रखी अपनी अद्वयात पर पड़ी तो एकदम से अपनी गलती का एहसास हुआ। एंटी डिप्रेसेंट और स्लीपिंग पिल सामने ही रखे थे। तुम रात कहाँ गए थे? वो पूछ रही थी। शॉपिंग मॉल, उसके अलावा कहीं नहीं। मुख्तसरन कहकर कहीं और देखने लगा। चंद लम्हों तक मुंतजिर रही, शायद वो कुछ कहेगा मगर। हाँ, मुझे क्यों बताओगे तुम? जन्नत को गुस्सा आ गया। मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर थोड़ी ना हूँ जिससे तुम अपने गम या राज शेयर करोगे। वो पाँव पटकती वहां से चली गई। पारी से सर उठाकर उसे जाता देखा। निगाहें भटकती हुई फर्श पर आ ठहरी। वक्त गुजर गया था, जख्म भर गए थे, दर्द फिर भी उठ रहा था। सर से, बाजू से, पेट के दाहिने हिस्से से हाथ भी जख्मी थे। रूह भी मजरूह थी। उसे क्या बताए, वो उसे क्या दिखाए। गहरी सांस लेकर एंटी डिप्रेसेंट और स्लीपिंग पिल्स जेब पे रखता वॉशरूम चला गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो वो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा चुकी थी। नाश्ते का वक्त तो वैसे भी गुजर चुका था। वो कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। खाने के दौरान मुकम्मल खामोशी रही। ना वो उसे देख रहा था और ना ही कोई बात कर रही थी। अलबत्ता गाहे बगाहे एक नजर उस पर जरूर डाल लेती थी। खाने के बाद चाय बनाकर वो लाउंज में आ गई। एक कप उसके आगे रखा और अपना कप हाथ मुंह में लिए दूसरे सोफे पर बैठ गई। वो बेमकसद चैनल बदल रहा था। मामूल के बरक्स बहुत खामोशी थी। चाय ठंडी हो जाएगी, उसने कहा तो ट्रे करीब करते हुए उसने पानी का गिलास उठा लिया। अपनी टैबलेट्स मुंह में रखते हुए पानी पिया। उसे फारिस की खामोशी पर गुस्सा आने लगा। उसके हर मामले पर नजर रखकर वो अपने सभी मामलात से उसे बेखबर रखे हुए था। और ये नहीं कि कोई बात शेयर कर ले। सोचकर तब चढ़ी, सर उठाकर उसे देखा। कल रात तुम मुझसे बातें करते रहे। एक लम्हे का तवक्कुफ करके इजाफा किया। नींद में। फारिस को अच्छू लगा, खांसते हुए उसकी तरफ देखा। मैं बातें करता रहा? आंखों में बेयकीनी उतर आई। जन्नत ने इस बात पर सर हिलाया।
तुमसे हैरत? हाँ, नींद में सदमा। बिल्कुल। वो अंदर तक सुन हुआ था, लेकिन फिर ये सोच कर कि जन्नत इस तरह की बातें सिर्फ तंग करने के लिए कर रही है, तो कुछ पुरसुकून हो गया। नाइस ट्राई, लेकिन मुझे नींद में बातें करने की आदत नहीं है। अपना कप उठाकर मुस्कुराया, वो भी मुस्कुराई। हाँ जानती हूँ, लेकिन कल रात तुमने बातें की, खुद से बोलते रहे। वो मजाक में ले रही थी, मगर फारिस के तासुरात में ही यकयक संजीदगी आई। ऐसा नहीं हो सकता, वो कतई लहजे में बोला। हो चुका है, वो मजे में थी। क्या बात की मैंने? अब कि वो उसकी आंखों में इस्तराब देख सकती थी। लो, तुम तो अभी मान ही नहीं रहे थे। वो हंसी। जन्नत में मजाक के मूड में नहीं हूँ, वो संजीदा था। मैं भी बहुत सीरियस होकर बात कर रही हूँ। वो चाय में चीनी डालकर चम्मच हिलाने लगी। मैंने क्या कहा? कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं कहा। वो उसकी कैफियत से महसूस हो रही थी। फारिस ने घूर कर उसे देखा। मैं भला तुम्हें क्यों बताऊं? जवाबन उसने और ज्यादा घूरा। तो फिर किसे बताओगी? डॉक्टर बुखारी को, और किसे? डोंट यू डेयर, उसने कप रख दिया। जन्नत के चेहरे पर कई तरह के मुसरत भरे रंग भरे। इतने दिनों से वो उसे तंग कर रहा था, बिल आखिर आज वो उसे जिद करने में कामयाब हो ही गई थी। मुझे डॉक्टर बुखारी ने कहा था, अगर तुम्हारे बिहेवियर में किसी भी तरह का बदलाव देखूं या किसी भी मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद कुछ भी तब्दीली महसूस करूं तो उन्हें जरूर आगाह करूं। मैं थका हुआ था, मुझे एलर्जी भी हुई। अगर दवाओं के असर कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। क्या मैंने कोई एतराज किया? वो मजे से चाय की घूंट ले रही थी। जन्नत, वो अच्छा खासा चिढ़ गया। जो भी बात होगी डॉक्टर बुखारी से होगी, उसने हाथ उठाकर ऐलान किया। तुम जानती हो वो मम्मी से राब्ते में रहते हैं। वो सही मायनों में उसे परेशान नजर आया था। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानती। वो उसे तंग कर कर बहुत खुशी महसूस कर रही थी। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरे लिए ये बहुत सीरियस बात है, प्लीज। वो अजहर संजीदा था। तुम डर क्यों रहे हो? मैं डर नहीं रहा। मैं, वो कुछ कहते कहते रुका। तुम्हें मुझे जगाना चाहिए था, ना कि इस तरह मुझे सुनती रहती। उसे झड़क दिया। जगाया तो था। तुमने मुझे डांट दिया आगे से। वो आंखों में इसराब लिए खड़ा रह गया। और अगर सुन भी लिया तो क्या हो गया? उसे लहजे में नरमी समोकर मासूमियत से पलकें झपकाई। फारिस के लब भींच गए। आंखों में नाराजगी उतर आई। पेशानी पर ढेर सारे बल लिए वो लाउंज से चला गया। चाय तो पी लो। उठकर तेजी से उसके पीछे आई, मगर वो कोई भी जवाब दिए बगैर उसने बेडरूम का दरवाजा गुस्से से बंद कर दिया था। जन्नत अपनी जगह खड़ी रह गई थी।